महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या कानून रूप से कोई और नए नियम बनाने की आवश्यकता है या कुछ सुधार की आवश्यकता है? देखिए, नियम और कानून बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है। ज़रूरत है केवल हमें जागरूकता फैलाने की। ठीक है, आज अगर हम लोग महिलाओं, बेटियों और बच्चियों की बात कर रहे हैं तो मैं एक लोकगीत गाती हूँ पारंपरिक, जो सीता जी जब पैदा हुई हैं तो मिथिला का वर्णन है इस लोकगीत में। अरे मिथिला मगन भैया, सिया को जन्म भयो। मिथिला मगन भैया, सिया को जन्म भयो। सुनैना को हरस अपार, सिया को जन्म भयो। राजा जनक जी मोहरे लुटावे, राजा जनक जी मोहरे लुटावे, मोहरे लुटावे, हाँ मोहरे लुटावे। और बाटे है गैया हजार, सिया को जन्म भयो। सुनैना को हरस अपार, सिया को जन्म भयो। मिथिला मगन भैया, सिया को जन्म भयो। सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। विश्व महिला दिवस को लेकर 24 अड्डा की टीम एक मुहिम चला रही है, जिसमें हम समाज को प्रेरित करने वाली महिलाओं से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि समाज में किन सुधारों की आवश्यकता है। तो इसी कड़ी में जुड़ने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लोक गायिका, मैम का नाम है रश्मि उपाध्याय मैम। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 अड्डा की टीम में। और आज हम आपसे जानेंगे कि हमने सुना है कि आप संगीत की लोक गायिका हैं, तो लोक गायिका बनने के लिए संगीत की दुनिया में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ा है। आपकी उस स्ट्रगल की जर्नी को हम सुनना चाहेंगे। स्ट्रगल इसलिए करना पड़ा कि ये मेरी बचपन से मेरी यात्रा नहीं प्रारंभ हुई थी। ये यात्रा मेरी उम्र के दूसरे पड़ाव में आके प्रारंभ हुई। तो इसलिए कहीं भी आपको अपना नाम करने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए थोड़ा संघर्ष आवश्यक है। तो थोड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन मेहनत हर संघर्ष को दरकिनार करके आपको रास्ता दिखा ही देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने बताया इतना ज़्यादा आपने संघर्ष किया, इतने संघर्ष के बावजूद आपने इतने अच्छे मुकाम को हासिल किया, आप एक लोक गायिका बनी। ये वाकई हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। हम आज यहाँ पे मौजूद हैं महिला दिवस के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि पहले के समय में जो महिलाएं, उनकी सोच थी, उनके अधिकार थे, और अब जो है उनमें कितना परिवर्तन आया समाज की सोच में? परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि पहले की महिलाएं केवल अपने को घर तक ही सीमित रखती थी। उनका एक ही उद्देश्य होता था, घर देखना, बच्चों का पालन पोषण, पति का संपर्क में रहना, या उनके हर चीज़ में उनकी उन्नति में ही वो लगी रहती थी। लेकिन आज की महिला अपने बारे में भी सोचती है। वो अपने को थोड़ा अलग करके दिखाना चाहती है कि मैं भी कर सकती हूँ। क्योंकि हुआ क्या, बीच में लोगों ने उसको इतना ज़्यादा डोमिनेट करा कि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, इसलिए तुम घर में ही रहो। ये जो भावना थी, इससे मुझे लगता है महिला वर्ग बहुत आहत हुआ और उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत पहचान बनाने की ओर सोचना प्रारंभ किया। हम देख रहे हैं हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, कि हम देखते हैं कि देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे समय आता है कि हमारे जैसे कि आप रात में बाहर निकलने को देख लीजिए, या आप कितना भी मेहनत से काम करें, आपको एक किसी पॉइंट पे आपको ये जता दिया जाता है कि आप एक महिला हैं, आप ये नहीं कर सकती है। तो लोगों की इस मानसिकता को बदलना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नहीं, मानसिकता बदल रही है लोगों की, और उसी मानसिकता के बदलने का परिणाम है कि आज हमारी बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, पायलट बन गई हैं, फोर्स में हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, डॉक्टर हैं। तो रात दिन काम कर रही हैं। हमारी जो डॉक्टर्स हैं पूरी पूरी रात मैटरनिटी उसमें रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब हमारी महिलाएं
ये कर नहीं रही हैं। लेकिन जहाँ तक आपने कहा रात में बाहर जाने की बात, तो वो एक सुरक्षा की दृष्टि से उसके लिए महिला या हम लोग जिम्मेदार नहीं, उसके लिए समाज जिम्मेदार है। जो समाज के ऐसे तत्व हैं जो ऐसे मौक़ों की ताक में रहते हैं कि महिलाएं रात में निकले बाहर और वो अपना लूटपाट करें या उनका शिकार करें, तो ये इस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार है। माँ बाप तो अब अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बढ़ें, आगे बढ़ें, तो रात में ना निकलने के पीछे उनकी सुरक्षा सबसे प्रमुख कारण है। लेकिन उसके बावजूद हम कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि हम मीडिया देख लें, उसके अलावा हम पुलिस के कई क्षेत्र देख सकते हैं, उसके अलावा और भी ऐसे कई क्षेत्र हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर को कोई टाइम नहीं होता, अगर उनका पेशेंट है तो उन्हें रात में भी आना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी रहा है, कोलकाता का केस रहा, उससे पहले निर्भया केस आया, तो कोलकाता केस में वो एक नर्स थी। अब क्या उन्हें रात में आने का अधिकार नहीं था? बिल्कुल था, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। लेकिन अब ये वो वही आई बात आ और गई जी, कि वो असामाजिक तत्व हैं जो उन पर हमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है, उनके ऊपर हमें दबाव बनाना है, क्योंकि ये जो अराजक तत्व हैं ये कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो वो डॉक्टर थी या वो एक नॉर्मल बच्ची होती, वो अगर उन्हें कुछ ऐसा करना था तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते कि रात में आ रही हैं, तो वो क्योंकि ये अराजकता जो है इसको हमें अपने समाज से हटाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम देखते हैं कि महिलाएं अपने आजकल हर जगह आगे बढ़ रही हैं, वो शिक्षा हो, वो रोजगार हो, या किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन कभी कभी हमें ये लगता है कि आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसी नई नीतियां बनानी चाहिए। जैसे कि हमने भी देखा था हाल ही में, दिल्ली में भगदड़ हुई थी महाकुंभ की वजह से, उसके बाद ड्यूटी बहुत टाइट कर दी गई, और एक महिला जो थी वो अपने बच्चे के साथ में गश्त करती हुई नजर आई। लेकिन वहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ऐसी कोई नीति, ऐसा कुछ प्रशासन, नई कानून व्यवस्था कर सकते हैं जिससे उनको इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपका बात काटूँगी कि अगर महिला हर जगह कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और हर जगह वो समानता का अधिकार चाहती है, तो ड्यूटी में भी उसको उसी समान रूप से ड्यूटी करनी है। अब ये उसकी अपनी समस्या है, उसका बच्चा था गोद में और बेल्ट बाँध के उन्होंने ड्यूटी अपनी की, लेकिन उसको ड्यूटी करनी थी, ये उसके लिए उसकी तारीफ़ की जाएगी कि उसने बहाना नहीं किया कि नहीं, अब बच्चा छोटा है, मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी। और इसके लिए थोड़ा-सा महिलाओं को कुछ तो सैक्रिफ़ाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ भी है और एक एम्प्लॉयी भी है, तो दोनों में उसको सामंजस्य बैठाने का आवश्यकता अवश्य पड़ती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या कानून रूप से कोई और नए नियम बनाने की आवश्यकता है, या कुछ सुधार की आवश्यकता है? देखिए, नियम और कानून बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है। ज़रूरत है केवल हमें जागरूकता फैलाने की, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, हमारी बेटियों को पता ही नहीं है कि वो दहेज के लिए उनको पीड़ित किया जा रहा है। तो वो अगर एक शिकायत कर दें तो उनको 3 महीने की सज़ा, 3 साल की सज़ा तुरंत हो जाएगी। या बूढ़ी महिलाएँ हैं, रोज़ आप लोग पढ़ते हैं कि वृद्धाश्रम भेज दी जा रही हैं, या बच्चों ने उनको बहुत प्रताड़ित किया है, तो उनके लिए भी सीनियर सिटीज़न एंड पेरेंट्स वेलफेयर एक्ट के अंतर्गत 2007 से ही एक प्राविधान बना हुआ है कि वो चाहें तो अपने बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकती हैं। पुलिस में अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दी तो वो 3 महीने तक की बेटा और बहू को सज़ा भी दिलवा सकती हैं। तो ये हमारी जब माताओं बहनों को पता ही नहीं है तो वो बेचारी सोच नहीं पाती कि वो क्या करें, इन्हीं बेटों के भरोसे हैं। तो थोड़ी हमें आवश्यकता है जागरूकता फैलाने की। कैसे हम अपने बच्चों को, महिलाओं को, माताओं को हम जागरूक करें कि उनके अधिकार सरकार उनको कितने दे रही है और वो कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम कई जगह देखते हैं, हमारे जो शहरी क्षेत्र है उनमें तो काफ़ी जागरूकता आ चुकी है, लेकिन आज भी हमें ये कई ऐसे नज़र आते हैं जगह, जैसे कि गांव, ग्रामीण क्षेत्र देख लीजिए, उनमें लोगों में बिल्कुल भी अभी जागरूकता नहीं है, और उसके चलते कई लोग डोमेस्टिक वायलेंस को भी सहते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए महिलाओं को अपने लिए क्या स्टैंड लेना चाहिए, और वो कैसे उस चीज़ से बच सकती हैं? आप इसके बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं, उसमें 3 साल की सज़ा भी मुकर्रर है। लेकिन बस हमने पहले भी कहा कि पहले उन्हें पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं। जब उनको पता ही नहीं है उन ग्रामीण महिलाओं को कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत वो क्या-क्या कर सकते हैं, तो वो
कर नहीं सकती। तो इसलिए पहली ज़रूरत है कि हमें उनको कुछ समझाना पड़ेगा, कुछ ऐसी कार्यशालाएँ चलाई जाएँ गाँव-गाँव में कि लोग जाएँ, कुछ पुलिस के अधिकारी जाएँ, कुछ महिला वकील जाएँ और वहाँ पर जाके एक कार्यशाला करें 1-2 दिन की, जो उनको एक-एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताएँ, समझाएँ, उनको वो रास्ता दिखाएँ कि आपके अंदर अगर ये समस्या आ रही है, आपके हिंसा हो रही है, तो आप अपनी बगल के महिला थाने में जाइए, कैसे रिपोर्ट लिखा सकती हैं। तो ये सब जब तक हम जागरूकता नहीं फैलाएँगे गाँव-गाँव में, तो हमारी जो इलिटरेट माताएँ बहनें हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए सरकार कितनी योजनाएँ चला रही है। हमारे सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलती हैं महिलाओं के लिए, जैसे कि सुकन्या योजना हो गई कि बच्चों को पहले से उनके लिए पैसे सेव करें और आगे भविष्य में दिक्कत ना हो। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद आज भी जब एक फैमिली में बच्चे होते हैं तो लोगों की एक मानसिकता आज भी बनी हुई है कि अगर उनको एक बेटी है, उन्होंने फिर दो बेटियां हो गई, एक लड़के की चाह में वो बेटियां करते जाते। तो ये इन लोगों के लिए अब कोई संदेश? संदेश देखिए, हम लोग एक बगीचा भी होता है तो तरह-तरह के फूल उसमें शोभायमान होते हैं। तो हमारे जो परिवार है, बेटा-बेटी हमारे लिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। के लिए आप बार-बार ट्राई करें और भ्रूण हत्या को बढ़ावा दें, इसके मैं बिल्कुल फ़ेवर में नहीं हूँ। हम कभी-कभी एक ऐसे मुद्दे देखते हैं, ऐसे परिवारों को देखते हैं जहाँ पे एक पति और पत्नी दोनों कमा रहे होते हैं। लेकिन अगर वो बाहर रह रहे हैं तो वो एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर वो घर में रह रहे हैं तो कई बार ये चीज़ें, ये सवाल उठते हैं, माएँ बोलती हैं कि मेरे बेटे ये काम नहीं करते। अगर वो ऑफ़िस में समान काम कर सकते हैं तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो घर की रोज़मर्रा की चीज़ों में भी एक-दूसरे का सामंजस्य बैठाएँ, साथ में उन्हें हेल्प करें। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ये तो देखिए बहुत अंदर तक जड़ों में आ चुका है, उसको निकलने में बहुत टाइम लगेगा कि घर की ज़िम्मेदारी महिलाओं पे है। बच्चों को बचपन से भी घर में 2 बच्चे होते हैं, बेटा-बेटी, तो बेटा से कोई घरेलू काम के लिए नहीं कहते, नहीं जाओ बेटी तुम कराओ, देखो भाई बैठा है, भाई को पानी दे दो या ये। तो ये चीज़ें हैं, ये इसको शुरू से, तो अब जो इसको बदलने के लिए आपको शुरू से बेटी-बेटा दोनों को जागरूक करना पड़ेगा। बेटे को भी समझाना पड़ेगा कि नहीं, तुम भी स्कूल से आए हो, वो भी स्कूल से आई है, तो अगर तुमको प्यास लगी है तो तुम जाओ उठ के और अपनी बहन को भी पानी पिलाओ, तुम भी पियो। तो जब शुरू से बच्चा ये देखेगा, सीखेगा, तभी वो आगे जाकर इस तरह का व्यवहार करेगा कि उसकी वाइफ अगर वर्किंग है तो वो भी पूरा उसके भी मनोदशा को समझ के उसके साथ कंधे से कंधा मिला के घरेलू कार्य में भी सहायता करेगा। तो इसके लिए शुरू से एक शिक्षा होनी बच्चों में, खासतौर से लड़कों को, और जो आजकल के माता-पिता दे रहे हैं, अपने लड़कों को सब काम में वो सिखा रहे हैं कि तुम दोनों लोग वर्किंग होगे, कभी ऐसा समय आए तो तुम ये ना हो कि तुम खाना ना खा पाओ, तुम अपना खाना बनाना सीख लो, तो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए ज़्यादा कर रहा है कि वो ये चाहते हैं कि हम लिव इन में रहेंगे, पहले अपने अपने पार्टनर को समझेंगे, जिससे बाद में जो डाइवोर्स जैसी स्थिति पैदा हो जाती है वो ना हो। तो आपको क्या लगता है, लिव इन में रहना समाज को किसी गलत दिशा में प्रेरित कर रहा है या लिव इन में रहना ठीक है? लिव इन में रहने के तो मैं तो एकदम खिलाफ हूँ, क्योंकि ये कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है कि हम रह के पहले समझेंगे और नहीं समझ में आया तो दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, आप इसका कोई अंत नहीं है। लिव इन में रहने वालों के कभी मैंने ये नहीं सुना कि उन्होंने 10 साल लिव इन में रह के शादी कर ली, विवाह कर लिया, वो बड़े प्रसन्न हैं। यही सुना है कि 5 साल लिव इन में थे और अब वो लोग अलग हो गए। हमने बहुत सारे हीरो हीरोइंस के बारे में सुना, एक आध के तो नाम भी मुझे याद है, विपाशा बासु जी थी, वो लिव इन में बहुत लंबे समय तक रही और उनकी नहीं जमी। तो ये चीज़ तो समझना कि मैं साथ में रह के समझ लूँगा, इसको कोई, ये तो मानव का दिमाग है, मानव मन है, आप कितना भी रहिए आप किसी को समझ नहीं सकते, क्योंकि आप जिस तरह से समझना चाह रहे हैं वो समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि महिलाएं सोचती हैं कि हम लिव इन में रहेंगे तो मुझे जिम्मेदारियां नहीं उठानी पड़ेंगी। सबसे बड़ा यहाँ पे जो लिव इन में रहने का कारण है वो लोगों को अपनी जिम्मेदारियों से, अपने आर्थिक
संकटों से बचने का एक रास्ता दिखता है। महानगरों में बहुत महंगा किराया है मकानों का, तो ये होता है कि चलो साथ में रहेंगे, आधा आधा किराया बांट लिया, आधा आधा राशन पानी का खर्चा, तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक उसमें ज़्यादा होता है और मन कम मिलते हैं। और धीरे धीरे वही होता है कि लिव इन रिलेशन कभी भी आगे सक्सेसफुल हो नहीं पाते हैं। तो लिव इन में रहना हमारे हिंदू संस्कृति के तो बिल्कुल ही विरोधाभास ही है, इसको हम कह सकते हैं। ओके। अब अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप एक लोक गायिका हैं। आप अगर महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमें कुछ पल आप 2 शब्द गुनगुना दें हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आंगनवा में खेले गोरी तेरी बेटिया, आंगनवा में खेले गोरी तेरी बेटिया, तेरी बेटिया गोरी तेरी बेटिया, तेरी बेटिया गोरी तेरी बेटिया, आंगनवा में खेले गोरी तेरी बेटिया, आंगनवा में खेले गोरी तेरी बेटिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी 24 अड्डा की टीम से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका।